ठीक है, तो आई होप आपको प्रिज्म वाला कहानी पूरा समझ आया होगा। अब हम लोग मूव कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन का बात हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दिस R स्टैंड फॉर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आप लोग रिफ्लेक्शन के बारे में तो जानते हैं। रिफ्लेक्शन क्या है सर? तो बाउंसिंग ऑफ लाइट। फिर हम लोग अभी जो पढ़े थे वो क्या था? वो सारा बात हो रहा था रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा था? थोड़ा सा ये बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप TIR को बड़े कम्प्लीटली से समझ पाएँ, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, इससे थ्योरी आता है और आता ही आता है जैसा वाला बात है इसमें। ठीक है, तो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। रिफ्रैक्शन में क्या था? बेंडिंग ऑफ लाइट बेंड हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये हो कब रहा है और ये कब हो रहा है? तो ये किस मीडियम में हो रहा है? अगर मीडियम का बात करें तो मीडियम जो यहाँ होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। मतलब एक मीडियम से लाइट जो है वो दूसरे मीडियम में जा रहा है और उस समय जो बेंडिंग हो जा रहा है, ठीक है, उस समय बेंडिंग हो जा रहा है, या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल या तो टूवर्ड द नॉर्मल लाइट शिफ्ट कर रहा है। किसमें? रिफ्रैक्शन में। रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है? ओपेक जैसे इस तरफ से इस तरफ चला जा रहा है। ये जो क्या बोले मीडियम है, मीडियम के ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके इस तरफ जो चीज़ें हैं वो सारी ओपेक। ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है। कहने का मतलब रिफ्रैक्शन में ट्रांसपेरेंट है, मतलब लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जा सकती है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का मतलब आप समझ गए कि ये कंप्लीट बाउंस बैक हो जा रहा है, 100% लाइट ऊपर चला जा रहा है। और यहाँ पे ये कैसा मीडियम है? ओपेक, OPAQUE। ठीक है, फिर हम लोग देख रहे हैं कि जब कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो लाइट एक जगह से दूसरे जगह जाती है। लाइट इधर से, सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो ये झुक जाएगा। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आया है जब मीडियम हम लोग का ट्रांसपेरेंट ही हो लेकिन रिफ्लेक्शन शो कर रहा है। आपको समझ आ रहा? अगर मीडियम ट्रांसपेरेंट है तो लाइट तो घुसना चाहिए सर। लाइट घुस रहा है लेकिन जैसे घुसेगा तो बेंडिंग हो जाएगा। आप रिफ्लेक्शन का बात अगर करना चाह रहे हो और वो भी टोटल, मतलब कि एकदम रिफ्रैक्शन एकदम 0% होना भी नहीं चाहिए। आप अगर थोड़ा सा वर्ड पे भी ध्यान देंगे, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या था? एक फ्रैक्शन ऑफ लाइट अंदर चला जाएगा। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि 1%, नो फ्रैक्शन ऑफ लाइट विल गो इनसाइड अनदर मीडियम। एंड ये केस कब हो सकता है? तो ये केस कब हो सकता है समझिएगा। पॉसिबिलिटी कब है? तो पॉसिबिलिटी पहले हम लोग भेजते हैं, समझिए, किसी डेंसर से रेयरर में भेजते हैं, या उल्टा कर लेते हैं, पहले रेयरर से डेंसर में भेजते हैं। तो जब लाइट रेयरर से आता है, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है और आपको पता है कुछ नहीं होता तो ये ऐसे चला जाता है। बट यहाँ पे डेंसर मीडियम है तो लाइट नॉर्मल की तरफ झुकेगा और ये वाला एंगल बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, सेकेंड केस देखते हैं उल्टा इसका, कि डेंसर से रेयरर भेजा जा रहा है लाइट को। तो लाइट जब डेंसर से रेयरर जाएगा तो आपको पता है नॉर्मल से अगर कुछ नहीं होता तो ऐसे चला जाता है। ठीक है, ये जो लाइट इंसिडेंट है, इंसिडेंट एंगल, कुछ नहीं होता तो ये ऐसे चला जाता। बट मीडियम चेंज हुआ है तो लाइट आपको पता है बेंड होगा, और बेंड किस तरफ होगा? तो नॉर्मल से अवे, तो नॉर्मल से अवे हट के चला जाता है। अब आप सोचो, अगर हम लोग यहाँ पे या यहाँ पे दोनों में अगर I को बढ़ाएं तो R भी बढ़ेगा। ठीक है, I को बढ़ाएं R भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है रिफ्रैक्शन में कौन सा क्या काम कर रहा है? साइन थीटा। और साइन थीटा का एंगल बढ़ाने से, थीटा बढ़ाने से साइन भी बढ़ेगा, वैल्यू भी बढ़ेगा। मतलब कि ये अगर I में बढ़ाऊंगा तो ये थोड़ा ज़्यादा हो, ये और ज़्यादा करेंगे तो ये थोड़ा और ज़्यादा हो, ये ज़्यादा करेंगे तो ये थोड़ा और ज़्यादा होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अपने इंसिडेंट एंगल से ज़्यादा हो जाएगा। जब रेयरर से डेंसर जाता है, ये याद रखिएगा, जब रेयरर से डेंसर जाता है तो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बड़ा ही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब डेंसर से रेयरर जाता है तो हमें दिखता है कि एंगल I और एंगल R में R हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, R इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन I। ठीक है, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है एंगल। अब कंडीशन क्या हुआ? ऐसे ही हम लोग एंगल बढ़ाते गए। ठीक है, ये थोड़ा बढ़ जाएगा और थोड़ा बढ़ाए, ये थोड़ा और बढ़ जाएगा, इसको और बढ़ा दिए तो आपको पता चलेगा ये कंडीशन पे समझिए, ये हम लोग एक एंगल का बात कर रहे हैं जिस पे क्या हुआ है, ये लाइट जो है अब इस तरफ आने लगा है। ठीक है, जस्ट सपोज ये 60 डिग्री पे, जैसे 60 डिग्री हम लोग डाले हैं,
यहाँ पे क्या हुआ है, लाइट जो रिफ्रैक्शन कर रहा था वो नॉर्मल से 90 डिग्री बनाने लगा है, ठीक है। तो ये जो 60 डिग्री एंगल है जिस पे रिफ्रैक्शन वाला एंगल 90 बनाने लगता है, इस एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल केस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जैसे 61 देंगे ये लाइट जो होगा ये इधर चला जाएगा। तो समझिएगा बहुत खूबसूरत फिनोमेना दिखता है कि जब डेंसर से रेयरर में हम लोग लाइट को भेजते हैं तो लाइट नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होता है। जैसे जैसे एंगल बढ़ाते हैं वैसे वैसे ये रिफ्रैक्शन का एंगल बढ़ता है। रिफ्रैक्शन का एंगल 90 डिग्री के केस पे जब पहुंच जाता है, ठीक है, नॉर्मल से 90 जब बनाने लगता है रिफ्रैक्शन वाला एंगल, तो वो एंगल क्रिटिकल एंगल कहला रहा है। दिस एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, ठीक है। इसको IC से मैं दिखा रहा हूँ। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जहाँ पे रिफ्रैक्टेड एंगल 90 बनाने लगता है, और जैसे ही क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट इफ़ ग्रेटर देन IC, तो आपको समझ आएगा कि सारा लाइट इधर से इधर ही चला जाएगा, कोई भी लाइट अंदर नहीं बचेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता कब है। तो सर जब डेंसर से रेयरर जाता है तभी ये पॉसिबल है। और दूसरा केस क्या होना चाहिए कि इंसिडेंट एंगल जो होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ठीक है, कैसे वो ज़्यादा होता है, क्या कंडीशन होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल से हम लोग खेल शुरू करते हैं कि जब हम लोग डेंसर से रेयरर भेजेंगे तो हमको समझ आ रहा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। समझो ये एक लाइट गिर रहा है, ये आई है, ठीक है, और ये इस तरफ बेंड हो रहा है, ठीक है। आपको समझ आ रहा है इस समय वो क्रिटिकल एंगल पे नहीं पहुंचा है आई आपका। लेकिन अगर आई को हम लोग बढ़ाएं, ठीक है, आई को अगर बढ़ाएं, इस सेकंड पिक्चर में देखिए क्या हो रहा है, आई थोड़ा अपना बढ़ गया है। मान के चलिए ये 30 डिग्री था, ये 45 डिग्री। जैसे 45 डिग्री किए हैं, अब समझो कि ये जो लाइट है वो इस तरफ जाने लगा है। तो समझो इसके लिए क्रिटिकल एंगल जो दिया हुआ है वो 45 डिग्री है। मतलब 45 डिग्री पे जो हम लोग का रिफ्लेक्टेड लाइट होगा नॉर्मल से कितना बन जा रहा होगा, 90, ठीक है। या इसको अभी 45 ना ले क्योंकि ये सब के लिए अलग अलग होता है, तो इसको थीटा कह रहे हैं, ये थीटा एंगल, ठीक है, जिसको IC कह रहे हैं। अब यहाँ पे एक बार अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है, हाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन रिफ्रैक्शन 90 बना रहा है, तो यहाँ पे अगर एक बार स्नेल्स लॉ लगाएं, क्योंकि आपको पता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन का जब बात करें तो स्नेल्स लॉ फेल हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट स्नेल्स लॉ इसी कंडीशन में लगेगा। तो स्नेल्स लॉ यहाँ पे लगता और क्या होता, तो देखिए μ1 sin I इजिकल्स टू μ2 sin R। μ1 क्या बोल रहे हैं, तो ये इसको हम लोग बोल रहे थे डेंसर मीडियम और इसको रेयरर मीडियम, ठीक है। डेंसर से जब रेयरर जा रहा है तो क्या सीन शॉट हो रहा है, देखिए μ1 मतलब फर्स्ट वाला, इसको μ1 कह रहे हैं। sin I बोले तो IC वाला एंगल, और μ2 रेयरर में आ रहा है। रेयर को अगर हम लोग एयर मान लें, ठीक है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 1, ठीक है, सही बात। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 1। sin R की जगह पे हम लोग क्या लिख रहे होंगे, sin 90, ठीक है, sin 90। तो यहाँ से आपको देखो क्या मिल रहा है, μ1 sin IC इजिकल्स टू, ये पूरा 1 ही हो जाएगा क्योंकि ये तो 1 है और sin 90 भी 1 होता है। तो यहाँ से μ1 क्या आ रहा है, 1/sin IC, 1/sin IC। ये क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। ये IC अगर हम लोग निकाल लें, IC क्या आ जाता है, देखो sin IC 1/μ है, और इधर अगर चला जाएगा तो IC इजिकल्स टू sin इनवर्स 1/μ1। इससे ये पता चल रहा है कि जो क्रिटिकल एंगल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, म्यू के। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा क्रिटिकल एंगल उतना कम होगा, और जितना कम क्रिटिकल एंगल होगा उतना जल्दी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। जैसे कि मैं दो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का मैं क्रिटिकल एंगल का बात कर लूँ कि एक ऑब्जेक्ट का समझो 30 डिग्री, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट का 50 डिग्री है। तो यहाँ का मतलब क्या है कि अगर आप 30 डिग्री से ज़्यादा दे दिए, 31 दे दिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब आप इसको 31 देंगे तो लाइट अभी भी इसी मीडियम, नीचे वाले मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा होगा। लेकिन जब 45 देंगे तब जाके ये टोटल 45 से थोड़ा सा ज़्यादा, लेट्स से दिस इज़ 46, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिर दिखा रहा होगा,
ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि रिलेशन कैसा है, तो रिलेशन इन्वर्स का है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन जो है वो इन्वर्स का है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है। तो TIR में थ्योरी पार्ट में जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है उसका एप्लीकेशन, ठीक है। इसका एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लाजवाब चीज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से देखने को हम लोग को मिलता है। सबसे पहला है मिराज फॉर्मेशन। मिराज फॉर्मेशन क्या है, तो आपको पता है कि गर्मी के दिनों में, है ना, हम लोगों को रोड पे पानी दिखता है, या तो डेजर्ट इलाके में हमें पानी का अनुभूति होता है नहीं लेकिन अनुभूति हो रहा है, दिख रहा है ना। मृग तृष्णा उसी को कहते हैं। तो मिराज फॉर्मेशन वो हो कैसे रहा है, हाउ मिराज इज गेटिंग फॉर्म्ड, तो यहाँ पे TIR का कंसेप्ट छुपा हुआ है। देखिए कैसे, सपोज ये एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है, और अगर हम लोगों को इस पेड़ का चित्र किसी पानी में अगर दिख जाता है, पानी में अगर दिखता है तो कैसा, उल्टा दिखता है। तो अगर इसका चित्र हम लोग को उल्टा दिखने लगा, नीचे धरती पे अगर दिखने लगा, तो हम लोग क्या मान लेंगे, हम लोग ये मान लेंगे कि यहाँ पे पानी है। हम लोग का दिमाग का मेंटेलिटी, आँख का जो ऑप्टिक नर्व है इसी तरह काम करता है कि अगर हम लोग को कुछ सपोज हो रहा है, ठीक है, हम लोग अगर समझ गए कि किसी वस्तु का फ़ोटो नीचे बन रहा है, तो ये बात पक्का होगा कि वहाँ पे लिक्विड है, ठीक है, क्योंकि लिक्विड में, पानी में ही, आप ये चीज़ ट्राई कीजिएगा कभी कि अगर पानी है, ठीक है, उसमें आपको उसका चित्र दिख रहा है, यू आर कन्फर्म कि हाँ भाई यहाँ पे पानी है। लेकिन अगर मतलब पानी होने के बिना भी अगर किसी चीज़ का चित्र आपको दिख रहा है, तो हम लोग का आँख ऐसा अज्यूम कर लेता है, क्योंकि हम लोग का सोच ही यही है कि अगर कोई चीज़ ज़मीन पे दिख रहा है, उल्टा है, तो पक्का वहाँ पे पानी है, लिक्विड, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे छुपा हुआ है, इसी को कहते हैं इल्यूजन, आँखों का धोखा है, ठीक है। आँखों का धोखा क्यों हो रहा है, क्योंकि आँख को ऐसा दिख रहा है कि इसका फ़ोटो नीचे बन गया है। और नीचे क्यों बनता है, लेट्स अंडरस्टैंड। इससे जो रेज़ निकल रही है, ठीक है, मानते हैं इससे बहुत सारा रेज़ जा रहा है, लेकिन अगर हम लोग ठीक ठाक दूरी पे हैं, इनफाइनाइट पे नहीं है, ठीक ठाक दूरी पे हैं, तो आपको पता है कि रेज़ पैरेलल एकदम नहीं जाएगी, थोड़ी सी बेंड होके आएगी। तो यहाँ से समझो एक रे आ रहा है इस तरफ, नीचे की तरफ। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये हम लोग को डेजर्ट इलाके में, ठीक है, ये गर्मी के दिनों में ही क्यों दिखता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में क्या होगा, नीचे का जो लेयर है वो काम कर रहा होगा रेयरर मीडियम की तरह, और ऊपर का काम कर रहा होगा डेंसर मीडियम की तरह। आप अभी देखिए कि TIR के लिए हम लोग को 2 कंडीशन चाहिए। पहला तो लाइट डेंसर से रेयरर जाए, और दूसरा IC से ज़्यादा हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोनों कंडीशन कैसे बन रहा है। यहाँ से लाइट सपोज़ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये कुछ एंगल है, लेट्स कॉल दिस एंगल टू बी I। अब जैसे इस तरफ लाइट स्ट्राइक किया होगा, इसको मैं एक सरफेस मान ले रहा हूँ, क्योंकि जब गर्मी हुआ होगा तो यहाँ से सारा एयर पार्टिकल्स ऊपर आ गए होंगे, ऊपर में थोड़ा डेंसर मीडियम क्रिएट हो गया होगा, और नीचे से चूँकि सारे एयर ऊपर चले गए हैं तो नीचे में रेयरर मीडियम क्रिएट हो गया होगा। तो यहाँ से जब लाइट नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब डेंसर से रेयरर की तरफ जाना चाह रहा है, तो आपको समझ आ रहा है पहला कंडीशन तो क्रिएट हो गया है। लेकिन I अभी मान लेते हैं जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो छोटा है, अभी क्रिटिकल एंगल पे नहीं पहुंचा है, तो क्या होगा, तो आपको पता है सादा रिफ्रैक्शन हो जाएगा। लाइट जाना था ऐसे, ठीक है, तो नॉर्मल से थोड़ा सा हट के जाएगा, नॉर्मल से थोड़ा सा हट के जाएगा, तो ये लाइन ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब इस तरफ सोचिए, यहाँ पे जितना एंगल था, क्या यहाँ पे एंगल अब बढ़ गया होगा, यस। ये अगर I1 है तो ये I2, मान लेते हैं I2 इतना एंगल बढ़ गया है कि I2 इज़ ग्रेटर देन IC। अगर IC से बड़ा हो गया, क्योंकि ऐसे होते जाएगा, मल्टीपल रिफ्रैक्शन होगा, और जो I आएगा वो तो बड़ा एक समय IC से हो ही जाएगा। तो सपोज़ I2 जो है अभी इस समय पे IC से बड़ा है, अगर बड़ा है तो क्या, तो जैसे आपको पता है बड़ा हो गया, डेंसर से रेयरर है, तो लाइट जो होगा वो रिफ्रैक्ट पूरा नीचे जाएगा नहीं, सारा जो लाइट होगा वो इंटरनली ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आँख में जो हम लोग का रेज आ रहा है वो कैसे आया समझिएगा, यहाँ से लाइट आया ऐसे, ठीक है, वो नॉर्मल की तरफ जाएगा या नॉर्मल से अवे, तो डेंसर से रेयरर जा रहा है तो नॉर्मल से अवे, थोड़ा सा अवे चला गया।
फिर जब यहाँ आया है तो यहाँ पे मान लिए हम लोग कि ये नॉर्मल से जो एंगल बन रहा था ये IC से ज़्यादा है, और IC से ज़्यादा है, डेंसर से रेयर जा रहा है, तो आपको पता है यहाँ पे TIR का कंडीशन क्रिएट हो गया। तो यहाँ से लाइट नीचे ना जाके लाइट हम लोग के आँख में आ गया। अब हम लोग के आँख में जो ये रोशनी आ रहा है, हम लोग का आँख और दिमाग क्या प्रिज्यूम करता है कि जो लाइट आ रहा है वो कहीं इधर से आ रहा है। तो ये जो ट्री ऊपर दिख रहा है वो ट्री नीचे की तरफ दिखने लगता है, और अगर ऐसा दिख रहा है कोई चीज़ उल्टा ज़मीन पे दिखने लगा है तो हम लोग का आँख मान लेगा कि इस तरफ में पानी है, ठीक है, और इस तरफ में हम लोग पानी का इल्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। तो मिराज फॉर्मेशन मेनली किस किस के कारण हुआ? तो मिराज फॉर्मेशन सबसे पहले तो हॉट कंडीशन के कारण हुआ। हॉट कंडीशन क्रिएट्स क्या? क्रिएट्स रेयरर एंड डेंसर मीडियम, रेयरर एंड डेंसर मीडियम, ठीक है। फिर मल्टीपल रिफ्लेक्शन के चलते क्या हो गया? मल्टीपल रिफ्रैक्शन कॉज्ड एंगल, जो इंसिडेंट एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल कर दिया, जिसके चलते टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कॉज हुआ। और हम लोग का आँख जो है ना, आईज जो है वो प्रिज्यूम करता है, आईज जो है वो अज्यूम कर लिया, क्या? आईज अज्यूम्ड कि ये सारी चीज़ों का जो ऑब्जेक्ट है ना, वो नीचे बनने लगा है, उसका शेडो नीचे बनने लगा है, उसका इमेज नीचे बनने लगा है। तो आई अज्यूम्ड दैट देयर मस्ट बी वाटर, देयर मस्ट बी लिक्विड, वाटर नहीं कहते हैं, लिक्विड कह ले रहे, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये बात समझ आया होगा। अब सेकंड वाला देखिए, ऑप्टिकल फाइबर, जैसे जियो फाइबर और अदर एयरटेल फाइबर्स में कैसे काम करता है ये चीज़। तो सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा समझ लीजिए। उसका जो वायर होता है, ठीक है, वायर में एक्चुअली एक तरह का ग्लास लगा रहता है जिसको क्वार्ट्ज ग्लास कहते हैं। तो उसका दो पार्ट होता है, एक मेन पार्ट जिसको कोर कहते हैं, और ऊपर वाला, ऊपर में जैसा पार्ट है नीचे भी वैसा पार्ट है, इसको कहते हैं क्लैड। कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है क्लैड से, ठीक है, क्लैड से कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। और आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने से क्या होगा? सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा होगा तो क्रिटिकल एंगल कम होगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल का हम लोग रिलेशन देखे थे क्या, कि क्रिटिकल एंगल जो आया था वो क्या आया था? साइन इनवर्स ऑफ 1/μ, ठीक है, साइन इनवर्स 1/μ। तो यहाँ से हम लोग ये बात समझे भी थे, है ना, कि म्यू पे जो डिपेंडेंसी है IC का वो उल्टा है। तो अगर म्यू बढ़ा दिए होंगे तो क्रिटिकल एंगल घट गया होगा, मतलब कम से कम एंगल में ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर में हो क्या रहा है? सबसे पहले ये T और इधर T क्या, T और T क्या है? T यहाँ पे स्टैंड कर रहा है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर कर क्या रहा है समझिएगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रहा है उसको वो कन्वर्ट कर रहा है ट्रांसड्यूसर एक कन्वर्टर होता है जो एनर्जी कन्वर्ट करता है। तो ये ट्रांसड्यूसर यहाँ पे क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आया है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और जैसे लाइट अंदर आया उसको दो अलग अलग मीडियम मिल गया, एक कोर वाला और एक क्लैड वाला। कोर वाला का आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है और क्लैड का बहुत कम है। तो अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, इसका कम, मतलब क्या, इसको हम लोग डेंसर बुला लें और इसको रेयरर बुला लें। अब लाइट जब इधर से अंदर घुसा होगा, ठीक है, किसी एंगल पे, तो अगर डेंसर से रेयरर लाइट जाएगा, ठीक है, डेंसर से रेयरर लाइट जाएगा, तो आपको पता है अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे हम लोग मार दें, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे अगर मारा जाए तो वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, 100% लाइट जो एनर्जी होगा वो अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जिसके कारण क्या होता है, अगर 100% इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ था तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 95% पहुँच जाता है। वरना अगर डायरेक्ट हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में भेजते तो अगर 100% भेज रहे हैं तो 30% मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत बचत है, 100% भेजे 95% आया है, ठीक है। थोड़ा मोड़ा लॉस तो होता है प्रैक्टिकली, ठीक है, लेकिन वो बहुत कम लॉस हो गया है, किसके चलते? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या किया है? एनर्जी को यहाँ बांध दिया है। सबसे पहले यहाँ पे 2-3 चीज़ आ गया, ट्रांसड्यूसर। व्हाट इज़ ट्रांसड्यूसर? तो ट्रांसड्यूसर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि एनर्जी कन्वर्ट करता है, एनर्जी कन्वर्टर। यहाँ पे किसको किस में किया है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को
यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में किया और ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया होगा। फिर हम लोग को वो जो रेज मिल रहा है माइक्रोवेव्स वो इसी फॉर्म में मिल रहा होगा, ठीक है। ट्रांसड्यूसर उसको बदलता है, ओके। और यहाँ पे क्या मेन गेम कौन किया है? मेन गेम कोर किया है। सोचिए, कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो बहुत ज़्यादा था। अब उसको ज़्यादा होने से क्या हो गया, कम एंगल ऑफ इंसिडेंट पे भी वो आईसी वाले कंडीशन को पार कर गया है। क्रिटिकल एंगल तो इसका कम हो गया होगा, ठीक है। क्रिटिकल एंगल इतना कम कर दिया जाता है ताकि जब छोटा मोटा एंगल भी अगर मारा जाए, है ना, 30-35 डिग्री पे भी मारा जाए तो वो काम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। डायमंड आपको पता है, डायमंड में लाइट बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। डायमंड बहुत ज़्यादा शाइन करता है। डायमंड बहुत ज़्यादा शाइन कैसे करता है? डायमंड का कौन सा प्रॉपर्टी है जो उसको शाइन करवाता है? तो डायमंड में बहुत सारा कट्स होता है, ठीक है। और उस कट्स के चलते क्या होता है, अलग अलग एंगल आता है। और जब हम लोग यहाँ से लाइट रेयरर से डेंसर जाए, ठीक है, रेयरर से डेंसर, तब तो आपको पता है कि रेयरर से डेंसर जाएगा तो झुकेगा। लेकिन अगर अंदर में ही मारे, ठीक है, अंदर में मारते हैं हम लोग, यहाँ से लाइट जब इस तरफ जाता है तो आपको पता है बाहर रेयरर है और इधर डेंसर है। डेंसर से रेयरर अगर जाएगा तो आपको पता है कंडीशन क्रिएट हो जाएगा TIR वाला। और आपको पता है सबसे ज़्यादा डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू का जो वैल्यू है वो नेचुरली सबसे ज़्यादा है 2.42। और अगर इसका 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो क्या इसका क्रिटिकल एंगल बहुत कम होगा? यस। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है तो क्रिटिकल एंगल बहुत कम होगा, एक दूसरे से इन्वर्स रिलेटेड है। तो यहाँ पे किसी छोटे मोटे एंगल पे भी घुसता है तो लाइट बाहर फट से नहीं निकल पाता है, ठीक है। लाइट टोटली बेंड अंदर ही रह जाता है, रिफ्लेक्ट करने लगता है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है जिसके चलते लाइट फंस जाता है, जिसके चलते ये बहुत शाइन करता है। तो वाई डायमंड शाइन्स, ठीक है। तो डायमंड शाइन्स ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड वाई डज इट अकर्स? क्योंकि सर इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण आईसी बहुत कम हो गया, क्रिटिकल एंगल बहुत कम हो गया। तो एक डिसेंट एंगल जब इसको मिलता है तो ये TIR कर देता है और सारा लाइट अंदर ही ट्रैप हो जाता है, जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा शाइनी होता है, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक इसका, इस चैप्टर का, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब जो देखने वाला इंस्ट्रूमेंट है। हम लोग देखने वाला इंस्ट्रूमेंट में दो इंस्ट्रूमेंट का बात कर रहे हैं, पहला माइक्रोस्कोप, ठीक है, और दूसरा टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप छोटी छोटी सामने की चीज़ों को देखने में काम करेगा और टेलीस्कोप दूर की जो चीज़ें हैं उसको देखने में काम करेगा। माइक्रोस्कोप का फिर दो टाइप है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेलीस्कोप में भी दो टेलीस्कोप है, हम लोग एक टेलीस्कोप के बारे में पढ़ रहे होंगे जनरल, ठीक है। लेकिन टेलीस्कोप का भी अगर टाइप करना चाहें तो दो टाइप है, एक कैसीग्रेन और दूसरा न्यूटोनियन, ठीक है। ना इससे पूछता है ना इससे पूछता है, ये तो जनरल जो टेलीस्कोप बनता है उससे क्वेश्चन पूछता है। टेलीस्कोप में आते हैं, समझते हैं इसमें ये दोनों करता क्या है। तो आँख के बारे में समझिए, क्योंकि चीज़ें जो भी दिख रही हैं वो तो आँख से दिख रही हैं। हम लोग का जो आँख है वो 25 सेंटीमीटर पे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रहता है तो उसको सबसे अच्छा देख पाता है। 25 सेंटीमीटर पे जब रहता है तो सबसे साफ और सबसे साइज़ में बड़ा तभी दिखता है। इसीलिए 25 सेंटीमीटर को हम लोग कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर को, इसको हम लोग D से, ये लेंथ को हम लोग D से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, जब 25 सेंटीमीटर पे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो जो एंगल बनाता है, ठीक है, उसको हम लोग थीटा नॉट कह रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ थीटा नॉट? इट इज़ द एंगल, क्योंकि थीटा नॉट का हम लोग बहुत यूज़ कर रहे होंगे तो यहाँ पे इसलिए इसको डिफाइन कर ले रहे हैं। व्हाट इज़ थीटा नॉट? तो थीटा नॉट इज़ द एंगल, इट इज़ द एंगल सबटेंडेड बाई आवर नेकेड आई एट LDDV, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे जो एंगल बना रहा है उसको अपन कह रहे हैं थीटा नॉट। यहाँ पे अगर इसको निकालें tan थीटा नॉट तो कितना आएगा? परपेंडिकुलर, ठीक है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट का ये हाइट है तो ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और ये D, तो ये क्या है? H नॉट परपेंडिकुलर अपॉन बेस D,
ये आ रहा है टेन थीटा नॉट। अगर आपको पता है ये एंगल बहुत छोटा रहता है और बहुत छोटे एंगल के लिए टेन थीटा जो है वो थीटा हो जाएगा, तो एच नॉट बाई डी, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है थीटा नॉट। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है बात समझिएगा, क्योंकि हम लोग का जो भी दृष्टिकोण है किसी चीज़ को देखने का, वो हम लोग किसी ना किसी रेफरल लाइन से कंपेयर करके देखते हैं, है ना। किसी चीज़ को हम लोग अपना रेफरल लाइन मानते हैं कि हाँ ये अगर सुंदर लग रहा है तो आप किसी पीछे वाले चीज़ से रेफ़र करके देखते हैं कि वो ऐसा था, उसके रिस्पेक्ट में आप किसी चीज़ों को सुंदर या बदसूरत कह रहे हैं। उसी हिसाब से जब हम लोग किसी चीज़ को बोल रहे हैं बड़ा है, साइज़ में बड़ा है, ज़्यादा डिटेलिंग है, तो हम लोग कंपेयर किससे करते हैं, हम लोग का आँख जनरली वो इसी से, ये जो थीटा नॉट है इस एंगल से कंपेयर करता है। बात पूरा एंगल का क्यों कर रहे हैं सर, ठीक है, एंगल का ही बात क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मेजर रोल प्ले करता है वो एंगल करता है। आप सोच के देखिए, सन और मून दोनों तो दूर है, ठीक है, और दोनों का साइज़ में बहुत फ़र्क है, लेकिन क्या हम लोगों को वो फ़र्क आँख से ऐसे देख के समझ आता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो एंगल का शिफ्टमेंट है वो बहुत कम है। मतलब इसको देखने में और इसको देखने में जो एंगल हम लोग का आँख सबटेंड करता है वो बहुत कम है। इन दोनों में जो एंगल का, अगर इसको देखने में थीटा 1 लग रहा है, इसको देखने में थीटा 2 लग रहा है, सपोज़ ये सन है और ये मून है, ये अपना आँख है, यहाँ से एंगल ये कुछ बना रहा है थीटा 1 और ये एंगल बना रहा है थीटा 2, तो वी नो थीटा 1 और थीटा 2 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो अगर ये एंगल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो हम लोग को साइज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चलता है। तो सारा गेम कौन कर रहा है, ये एंगल। इसीलिए यहाँ पे एक एंगल का रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट निकलता है, जिसको हम लोग कहते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन। एंगुलर मैग्नीफिकेशन ही वो टर्म है जिसको हम लोग को पूरे इस टॉपिक में यूज़ करना है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, एंगुलर मैग्नीफिकेशन। तो सबसे पहले आप बात समझिए, हम लोग एंगल का बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब किसी भी चीज़ों को देखा जा रहा है वो कितना बड़ा बना है, उसमें कितना डिटेलिंग छुपा हुआ है, वो किससे पता चल रहा है, सारा बात एंगल से पता चल रहा है, ठीक है। वो हो सकता है साइज़ में बहुत बड़ा हो लेकिन दूर है तो वो छोटा दिखेगा, ठीक है, और हो सकता है कोई चीज़ छोटा हो लेकिन आपके सामने रखा हुआ है तो वो बड़ा दिखने लगेगा, ठीक है। तो सारा बात किसका है, इस एंगल का। जैसे सोचिए, अगर एक 4 मीटर का कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये बहुत दूर है, बहुत दूर बोले तो मान लेते हैं 20 मीटर पे, ठीक है, और ये 4 मीटर का है। यहाँ पे जो थीटा नॉट बनेगा कितना बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 1/5 आ रहा, विच इज़ 0.2, ठीक है, 0.2 डिग्री बन रहा। अच्छा, अगर 4 मीटर का हम ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, ऑब्जेक्ट हम लेते हैं 1 ही मीटर का, ऑब्जेक्ट को लेते हैं 1 मीटर का, और जो दूरी है आँख से, जो दूरी है इसको कम रखते हैं। सपोज़ इसको हम लोग बहुत कम रखते हैं, लेट्स टेक इसको 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो थीटा नॉट निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1/1 विच इज़ 1। तो यहाँ पे आपको ये भले 4 मीटर का है और ये भले 1 मीटर का है, लेकिन ये आपको इससे ज़्यादा मैग्नीफाइड दिखेगा। तो बात साइज़ का है ही नहीं, बात सारा एंगल का है, ठीक है। और एंगल को जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो एक टर्म आता है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको कहते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन, जो कि होगा क्या, थीटा आई बाई थीटा नॉट। व्हाट इज़ थीटा आई बाई थीटा नॉट? थीटा नॉट जो है ये वाला एंगल जो हम लोग डिफाइन किए, थीटा नॉट इज़ द एंगल मेड बाई आवर आइज एट इट्स बेस्ट। और बेस्ट कब है, जब डी पे रखा गया है। डी बोले तो 25 सेंटीमीटर पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे जब रखा गया। किसी इमेज को जब हम कंपेयर करेंगे, जब हम लोग माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप लगा लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आवर नॉर्मल बेस्ट कंडीशन, उस मैग्नीफिकेशन को हम लोग कह रहे हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस टर्म के साथ, एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या है और ये इसमें कैसे अप्लाई हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे एंगुलर मैग्नीफिकेशन हम लोग देख रहे थे। एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या है, तो द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, ठीक है, इमेज का जो एंगल है विथ रिस्पेक्ट टू एंगल सबटेंडेड बाय आवर नेकेड आइज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन वाला एंगल को हम लोग क्या डिनोट किए थे, थीटा नॉट, विच वॉज क्या आया था, h0 बाई डी, करेक्ट। तो मैथमेटिकली इसको क्या लिख रहे हैं, एंगुलर मैग्नीफिकेशन को या तो m से या तो थीटा m से दिखाते हैं, और वो क्या आ रहा है, इमेज वाला एंगल विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वाला एंगल, जब नेकेड आई से बेस्ट केस पे देख रहे थे। ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यही जो मेन जड़ है यही है भाई, इसको आप समझिएगा कि हम लोग हमेशा इमेज का निकाल रहे होंगे रेशियो, एंगल, ठीक है, और उसको कंपेयर कर देंगे इस
अब बेस्ट वाले केस से आते हैं हम लोग। शुरू करते हैं माइक्रोस्कोप से, और माइक्रोस्कोप का आपको पता है 2 केस है। हम लोग सिंपल से शुरू कर रहे हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में समझिए ये हम या हमारा आँख है, ठीक है, और ये आँख जो है ऑब्जेक्ट को देख रहा है। अब ऑब्जेक्ट जो था मान के चल रहा है इधर, आँख पीछे तो ऑब्वियसली देखेगा नहीं, ऑब्जेक्ट इधर होगा, ठीक है। तो इसका जो इमेज बनना चाहिए इधर बनना चाहिए या इधर ही बनना चाहिए? सर आँख इधर है, अब पर्सन इधर से अगर देख रहा है तो इमेज तो इधर ही बनना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट इधर है, सपोज़ ये दिस इज़ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये एक आपको समझ आ रहा है कि सिंपल सा लेंस है, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप में सिंपल सा एक लेंस होता है, और लेंस भी कौन सा? तो कन्वेक्स लेंस। इसीलिए इसको सिंपल कह रहे हैं क्योंकि सिंपल जो लेंस का कंडीशन है वही हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। बाय द वे लेंस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। लेंस का 6 केस होता है, ठीक है। लेंस का 6 केस में क्या क्या केस हो सकता है? एक इन्फिनिटी पे, एक बियॉन्ड यहाँ पे इसका अपना f1 और इसका 2f1 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इन्फिनिटी पे हो सकता था, या तो 2f1 के पीछे, या तो 2f1 पे, या तो 2f1 और f1 के बीच में, या तो f1 पे। तो हम लोग कहाँ रखते हैं? तो आपको पता है अगर इन्फिनिटी पे रखेंगे तो ऑब्जेक्ट जो बनेगा उस तरफ बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। अगर इसके पीछे रखेंगे तो इसी तरफ बनने लगेगा, थोड़ा सा बड़ा बनने लगेगा, इसी तरफ बनने लगेगा। f पे रखेंगे तो आपको पता है इसके इस तरफ पे सेम साइज़ का बनने लगता है, ठीक है। और आपको पता है इस केस में ये जो 4th केस होता, ठीक है, 1st 2nd 3rd नहीं, 4th केस जो कि 2f और f1 के बीच में है, तब जाके क्या होता आपको समझ आ रहा है? तब जाके इमेज बनता। और इमेज कहाँ बनता? तो इमेज का अगर बात करें तो इमेज बनता इस तरफ, लेकिन बड़ा बनता, ठीक है। इस तरफ बनता, ठीक है, लेकिन क्यों? क्योंकि इस तरफ बनने लगता। हम लोग को क्या चाहिए भाई? हम लोग को जो इमेज चाहिए वो किस तरफ चाहिए? इस तरफ या इस तरफ? सर इस तरफ। तो हम लोग कौन सा केस लेंगे? 5th केस और 6th केस ही सिर्फ लेंगे। तो ये याद रखिएगा कि हम लोग आँख यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ से देखा जा रहा है, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ है और आप समझिए, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ जाइएगा तो आगे आने वाला केस भी बहुत बड़े आसानी से समझ जाइएगा, ठीक है। कि हम लोग केस कहाँ रखेंगे? जो ऑब्जेक्ट रखेंगे या तो f1 पे रखेंगे, ठीक है, ताकि वो इस तरफ ही बने, या तो f1 और पोल के, है ना, ये ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे ताकि ऑब्जेक्ट का जो इमेज बने वो इधर ही बने। क्योंकि आँख इधर है तो ऑब्जेक्ट जो इमेज होना चाहिए वो इस तरफ ही बनना चाहिए, और इस तरफ तभी बन सकता है जब वो कहीं f1 और इसके बीच में हो या f1 पे हो, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ क्या है कि अगर आपको मैग्नीफिकेशन ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो ज़्यादा चाहिए तो आपको पता है यहाँ पे 1st 2nd 3rd केस जो है इसमें तो मैग्नीफिकेशन ज़्यादा आता नहीं है, या तो 4th केस में, या तो 5th केस में, या तो 6th केस में आता है। 4th केस को भी हम लोग ख़त्म कर दिए हैं। क्यों 4th केस को ख़त्म किए हैं? क्योंकि 4th केस में इस तरफ बन रहा है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा वाई डू वी डिस्कस 5th and 6th केस व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप, वेयर वी प्लेस द ऑब्जेक्ट, वी प्लेस ऑब्जेक्ट आइदर एट f1 और बिटवीन f1 और ऑप्टिकल सेंटर, करेक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आया होगा, है ना। इस चीज़ में बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि इमेज कैसे बनाएं। तो इमेज का फॉर्मेशन के लिए बस ध्यान रखिएगा कि आप जहाँ खड़े हैं, ठीक है, उसी के तरफ बनना चाहिए, एंड दैट कुड बी मेड ओनली इफ़ इधर इट इज़ प्लेस्ड एट f1 और बिटवीन f1 और ऑप्टिकल सेंटर, करेक्ट, ओके फाइन। सो नाउ लेट अस टेक अ केस जब वो इन दोनों के बीच में रखा हुआ है। तो आपको पता है एक रे आएगा अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, ठीक है। और अगर एक रे को ऑप्टिकल सेंटर से मारें तो वो ऐसे चला जाएगा ज्यों का त्यों, है ना, विदाउट डिफ्लेक्शन। इन दोनों को पीछे मिलाएं तो ये कहीं इस तरफ बन रहा है। ये जो अपना इमेज बनेगा वर्चुअल बनेगा, ठीक है, और इस तरफ कहीं इन दोनों को मिला रहे हैं तो ये अपना इमेज बन रहा है, करेक्ट। ऑब्जेक्ट जो था वो यहाँ है AB, और ये जो बन रहा है A' B', ठीक है। ये बना है इमेज, A' B' इज़ आवर इमेज, हाइट ऑफ इमेज। इमेज के बारे में हमको θm निकालना है, हर जगह एंगुलर मैग्नीफिकेशन निकालना है, चाहे वो सिंपल माइक्रोस्कोप हो, कंपाउंड हो, टेलीस्कोप हो, हम लोग को यही निकालना है m। तो θ0 तो डिफाइंड है भाई पहले से। θi यहाँ पे क्या आएगा? तो देखिए θi जो आएगा, है ना, जो इमेज एंगल बनाया है, एंगल जो इमेज बना रहा है ये वाला, ये दिस एंगल इज़ कॉल्ड θi, ठीक है, ये θi है, ओके। θi को हम लोग दो ट्रायंगल में देख सकते हैं, θi है, θi देखिए एक बड़े वाले से ये θi, ये A' B' और ये O,
ठीक है। तो आपको ये वाला दूरी नहीं पता है, ये दूरी निकालना पड़ेगा, ये हाइट ऑफ द इमेज निकालना पड़ेगा। उससे बढ़िया है थीटा आई निकालना है। एंगल तो आपको कोई भी ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल से निकाल लो, क्योंकि इस छोटे वाले ट्रायंगल के बारे में हमको पता है, ए बी। इस छोटा वाला याद रखिएगा, थीटा आई इज़ द एंगल मेड बाई इमेज। वी कैन सी दिस इज़ द एंगल। दिस एंगल कुड बी फाउंड आइदर बाई दिस छोटा वाला ट्रायंगल या इस बड़ा वाला ट्रायंगल से, ठीक है। हम लोग इस छोटे वाले ट्रायंगल से निकाल रहे हैं, छोटे वाले ट्रायंगल से निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर दैट इज़ ए बी बाई बेस विच इज़ ओ ए, ठीक है। क्या ओ ए जो है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से, यस, तो टेक इट यू। ए बी क्या है, तो ए बी इज़ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओनली। ये बात समझ आ रहा है, एच ओ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ही हम लोग इस छोटे ट्रायंगल से लिए। नाउ एंगुलर मैग्नीफिकेशन जब निकालेंगे तो क्या आएगा, थीटो, थीटा आई बाई थीटा ओ। थीटा आई क्या आया, एच नॉट बाई यू, और थीटा नॉट क्या आया था, एच नॉट बाई डी सर, ठीक है। तो ये कट के आपको समझ आ रहा है क्या आ जाएगा, डी ऊपर चला जाएगा और यू नीचे आ जाएगा, डी बाई यू हो जाएगा। बहुत कोई ऐसा सोच सकते हैं सर यू तो नेगेटिव था, तो अगर यू को आप नेगेटिव ले रहे हैं तो जब हम लोग ये डिफाइन किए थे तो आपको इसको भी नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो जब नेगेटिव नेगेटिव रखते हैं अल्टीमेटली कट के वो ऐसा ही आ जाता है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, डी बाई यू, डी यू, ठीक है। ये केस समझ आया, डी बाई यू का केस समझ आया, ठीक है। इसमें फिर दो गो क्या बोलेंगे, दो गो डोमेन निकलता है। एक जब आपका आँख जो है वो रिलैक्स्ड है, रिलैक्स होके चिल होके आप देख रहे हैं चीज़ों को, जो भी जिस भी चीज़ को देख रहे हैं रिलैक्स, आपका आइज़ जो है वो रिलैक्स है, ठीक है। आप रिलैक्स होके नहीं, आपका आइज़ रिलैक्स्ड है। और दूसरा जो है आपका आइज़ जो है वो स्ट्रेन्ड है, ठीक है, आइज़ पे प्रेशर पड़ा हुआ है। तो रिलैक्स का केस क्या है और स्ट्रेन का केस क्या है, आइए समझते हैं आगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्पेस बना लिया है, तो मैं फिर इस चीज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ। रिलैक्स और स्ट्रेन का केस क्या है, ठीक है। रिलैक्स और स्ट्रेन में हो क्या रहा है समझिएगा, कि आपका आइज़ रिलैक्स कब होगा, आपका आइज़ तब रिलैक्स होगा जब चीज़ें बहुत सामने में नहीं है, क्योंकि बहुत सामने से जब आप चीज़ को देखते हैं तो आपको आँख को गाड़ना पड़ता है, ठीक है, आँख को गड़ाना पड़ता है उस चीज़ में, तो आपका आँख उस समय स्ट्रेन होता है, ठीक है। और ये बात याद रखिएगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कहाँ तक ला सकते हैं, तो सर 25 सेंटीमीटर डी तक, है ना। तो जब स्ट्रेन का केस होगा तो सबसे सामने में हम लोग का इमेज बना होगा, और सबसे सामने आँख के लिए कितना है 25। जब रिलैक्स का केस कह रहे हैं तो डी जो होगा, जो डिस्टेंस होगा जहाँ पे इमेज बना है, या वी कह ले रहे हैं, वी जो होगा वो कितना होगा, इन्फिनिटी। इसमें वी कितना होगा, डी के बराबर, और रिलैक्स के केस में वी जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। इसको आगे अगर लेके चलें तो आपको पता है लेंस का जो फॉर्मूला होता है, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, करेक्ट, 1/v माइनस 1/u है। अब आप देखिए ऑब्जेक्ट भी इधर ही है और इमेज भी इधर ही बन रहा है, तो ये दोनों नेगेटिव होगा। तो अगर मैं साइन को सही से रिप्लेस करूं और यहाँ पे 1/u निकालूं, 1/f इज इक्वल्स टू, ठीक है, फोकल लेंथ तो कन्वेक्स का पॉजिटिव होगा, ठीक है, साइन यहाँ पे बैठा रहे हम, साइन तो प्लस आ जाओ, v जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो रिलैक्स और स्ट्रेन का कंडीशन मेनली किससे क्रिएट हो रहा है, ये इमेज से। इमेज जब इन्फिनिटी पे बन रहा है, बहुत दूर बन रहा है, हम लोग का आँख रिलैक्स्ड है, और इमेज अगर डी पे बन जा रहा है जो कि हम लोग का लीस्ट डिस्टेंस है, तो हम लोग का आँख स्ट्रेंड होगा, है ना। सामने चीज़ें रहेंगी तो ज़्यादा आँखों पे स्ट्रेन आएगा, ठीक है। यहाँ पे v का अगर हम बात करें, u v को रिलेट करें, तो u v को रिलेट करने के लिए लेंस का फॉर्मूला अगर लगाएं 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। और साइन अगर बैठा दें, क्योंकि आपको समझ आ रहा है ये u नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है, फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होता है कन्वेक्स का, तो साइन बैठाने के बाद समझिए ये क्या आएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और u भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जा रहा होगा, ठीक है। तो ये कैसा दिखेगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/नेगेटिव v प्लस 1/पॉजिटिव u। अगर v को इस तरफ भेज दें, 1/u का हम लोग को यहाँ पे काम है ना, यहाँ पे 1/u है, तो 1/u यहाँ से क्या आ जाता है, 1/f प्लस 1/v, ठीक है। अब इस v से हम लोग का दो कंडीशन बना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन डिस्कस करते हैं रिलैक्स का। जब रिलैक्स आई है, रिलैक्स आई कब है, जब इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो उस समय कंडीशन क्या हो रहा होगा, सोचिए, ये लेंस, ठीक है, ये फोकल लेंथ कब इन्फिनिटी पे कब बनेगा, तो आपको पता है जब फोकस पे रहेगा ऑब्जेक्ट सर,
तब बनेगा इमेज उसका कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, है ना। पैरेलल लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से जाएगा और जो इस इधर मारेंगे ऑप्टिकल सेंटर पे वो ज्यों का त्यों निकल जाएगा। ये दोनों पैरेलल हैं, जाके कहाँ मिलेगा, अगर इस तरफ देखें तो इन्फिनिटी पे मिलेगा। तो जो हम लोग का आँख है इस समय सबसे रिलैक्स्ड हो गई है, ठीक है। तो इसके लिए मैग्नीफिकेशन जो हम लोग आएगा वो कैसे चेंज हो जाता है, सोचिए। m इजिकल्स टू डी बाई यू था, u को हम लोग 1/u लिख सकते हैं, करेक्ट। और 1/u को हम लोग यहाँ से d 1/f प्लस 1/v लिख सकते हैं। और हमको पता है रिलैक्स में v कितना है, इन्फिनिटी, तो m कितना आ जा रहा है, सोचिए, d 1/f प्लस 1/इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी तो 0 होगा। तो फॉर्मूला क्या आ जाता है, d/f। व्हाट इज d/f? तो d/f इज द मैग्नीफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप एट रिलैक्स्ड कंडीशन, ठीक है। समझ रहे हैं? आई होप आपको ये बात समझ आ रहा होगा। नाउ कमिंग टू स्ट्रेन पार्ट, ठीक है। स्ट्रेन जब होगा तो क्या होगा, तो स्ट्रेन होगा तो सेम चीज़ रहेगा, लेकिन अब आप समझिए डी जो होगा, है ना, डी पे बनने लगेगा हम लोग का इमेज, वी जो होगा वो डी के बराबर हो जाएगा। तो वी को अगर डी के बराबर रखे तो मैग्नीफिकेशन उस समय क्या हो जाएगा, सोचो, डी 1/f प्लस 1/v की जगह पे डी रख रहा है, तो ये मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, d/f प्लस d/d विच इज़ 1। यस, तो मैग्नीफिकेशन क्या आ रहा है, d/f, यहाँ पे भी d/f प्लस 1। मतलब अगर रिलैक्स के केस में 5 टाइम्स मैग्नीफिकेशन है तो स्ट्रेन के केस में क्या होगा, 6 टाइम्स होगा, ठीक है। एक बस बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं, एक यूनिट, एक डियोप्टर बढ़ जा रहा होगा मैग्नीफिकेशन, किस में, जब स्ट्रेन होगा। तो आई होप आपको ये बात समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड शुरू करते हैं हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, ठीक है। तो शुरू करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप आपको समझ आया होगा, ठीक है। और सिंपल माइक्रोस्कोप का 2 केस, एक रिलैक्स वाला, रिलैक्स कब हो रहा है, जब आपका इमेज बन रहा है इन्फिनिटी पे, और स्ट्रेन कब है, जब इमेज बन रहा है डी पे, है ना, 25 सेंटीमीटर पे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप 2 लेंसेज से बना हुआ होता है, ठीक है। एक लेंस को कहते हैं ऑब्जेक्टिव, जो कि ऑब्जेक्ट के पास होता है, ए बी हम लोग का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए बी जो है वो हम लोग का ऑब्जेक्ट है। तो 2 लेंस कौन कौन सा, एक ऑब्जेक्टिव जो कि नियर, किसके नियर होगा, ऑब्जेक्ट के, और दूसरा वाला कौन सा है, आई पीस, ठीक है। दूसरा लेंस जो है वो है आई पीस, जो आँख के सामने जो लेंस रहता है उसको कहते हैं आई पीस। माइक्रोस्कोप का काम क्या है, छोटी छोटी माइक्रो चीज़ों को देखने का, ठीक है। तो आई पीस के पास वाला जो लेंस होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग का जो इससे क्राइटेरिया है निकालने का, वो है छोटा छोटा चीज़ को निकालना। तो आँख के पास बड़ा लेंस होता है और उस ऑब्जेक्ट के पास छोटा वाला लेंस होता है। टेलीस्कोप में जस्ट इसका उल्टा होता है, ठीक है। इसको जो समझेंगे वो टेलीस्कोप को भी बढ़िया से समझ जाइएगा, ठीक है। तो 2 लेंसेज, एक ऑब्जेक्टिव और एक आई पीस, आँख के सामने जो रह रहा है वो आई पीस, समझिए। ऑब्जेक्ट से लाइट निकला पहला ऐसा, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट को हम लोग रखे कहाँ हैं, एक बार देख लीजिएगा, एफ के पीछे, ताकि जो इमेज बने वो इस तरफ बने, ठीक है, इस तरफ बने। अच्छा, ये दोनों कर क्या रहा है, तो आपको हम लोग एक बात भी किए थे कि जब 2 लेंसेज होता है तो मैग्नीफिकेशन जो होता है, नेट मैग्नीफिकेशन जो होता है वो दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पहला ऑब्जेक्टिव है इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर रहा है और फिर ये इसको और मैग्नीफाई कर दे रहा है। तो जो ए बी था पहले बनाता है ए बी, ए डैश बी डैश, और फिर इससे रिफ्रैक्ट होके वो बना रहा है ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट का इमेज को अगर मैग्नीफाई करना है और इस तरफ बनाना है तो क्या, कौन सा केस लेना होगा, एफ़ के पीछे वाला, एफ़ के पीछे और 2F के बीच वाला। तब आपका जो इमेज बनेगा इस तरफ बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। अगर इन्फिनिटी पे होता है तो फोकस पे बनता है, अगर 2F के पीछे होता है तो F के आगे बनता है और छोटा रहता है ना। 3rd केस में सेम साइज़ का होता है, 4th केस में बड़ा होता है, 5th केस में आपको पता है इनफाइनाइट बनने लगेगा जिसका कोई हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे, और 6th केस हम लोग ले नहीं रहे हैं क्योंकि फिर इस तरफ बनने लगता, ठीक है। इसका कोई यूज़ नहीं हो पाता। तो ये क्या कर रहा है, ये जो इमेज बना के दे रहा है उसको ये और मैग्नीफाई कर दे रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आएगा जिसको कह रहा है इंटरमीडिएट इमेज। इंटरमीडिएट इमेज क्यों, क्योंकि आपको समझ आएगा जो ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज बना है,
ठीक है, लेकिन आईपीस के लिए वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ए डैश बी डैश इज़ हम लोग का ए डैश बी डैश जो है वो क्या है, तो वो इंटरमीडिएट इमेज है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। अब आते हैं फिगर पे। फिगर को समझने से पहले ये छोटा छोटा बात हम लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। ए बी से लाइट निकला, पैरेलल जो है वो फोकस से पास कर रहा होगा, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जो पास हो रहा है वो अनडेविएटेड पास हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का इमेज बना है, इस ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज, पर आईपीस के लिए वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। इसलिए वो इंटरमीडिएट इमेज है। इंटरमीडिएट मतलब एक का इमेज लेकिन एक का ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से आप समझिएगा ये कहाँ रखाया है, तो ये सर डॉटेड करके आपको अगर दिख रहा है और इसी साइड बन रहा है, मतलब कौन सा केस होगा, तो सर लेंस का फिफ्थ केस में क्या होता था, वर्चुअल बनेगा, है ना, और इसी साइड बनता है, लेंस के इसी साइड बनता है। आँख अगर इधर है तो चीज़ें इधर ही बननी चाहिए, उस तरफ तो बननी नहीं चाहिए। आई होप आपको सारा केस समझ आ रहा होगा। ये कौन सा केस होगा सर, इसका जो फोकल लेंथ होगा, इसका मतलब आईपीस का, तो आईपीस का फोकल लेंथ को हम लोग एफई से दिखाएंगे, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उसको यूई से, और जो इमेज का डिस्टेंस होगा उसको वीई से। सेम यहाँ पे फोकल लेंथ जो इसका होगा इसको हम लोग एफ नॉट से दिखा रहे होंगे, ठीक है। यू नॉट से दिखा रहे होंगे ऑब्जेक्ट का, और वी नॉट से दिखा रहे होंगे इमेज का डिस्टेंस, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे, है ना, कहीं कहीं पे यूज़ आएगा, आप देखिएगा कैसे कैसे। एम अच्छा, यहाँ पे फिगर कंप्लीट नहीं किए थे। यहाँ पे एक इमेज बन गया जो कि इंटरमीडिएट है। अब इससे एक लाइट रे निकल रहा है सीधा पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल होता है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल होता है वो फोकस से पास करता है। ये फोकस है, ठीक है, ये फोकस है। किसका फोकस है, तो सर ये आईपीस का फोकस है। अच्छा, यहाँ से एक लाइट रे निकल रहा है जो कि ऑप्टिकल सेंटर पे मारा गया है, और ऑप्टिकल सेंटर पे जैसे मारा जाएगा वो अनडेविएटेड चला जाएगा। इन दोनों को देख रहे हैं, ये दोनों मिल नहीं रहा था तो इसको पीछे खींच के लाए हैं। ये हम लोग का एक जनरल डायग्राम है, किसका, तो दिस इज़ अ जनरल डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। ओके, हम लोग निकालते क्या है, मेन जो हम लोग का जो पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, सेंटर ऑफ जो आइडिया है वो क्या है, थीटा आई बाई थीटा नॉट, विच इज़ एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन सबसे पहले थीटा आई निकालते हैं, क्योंकि थीटा नॉट तो डिफाइंड है ना, डी बाई यू, ठीक है। तो थीटा आई बोले तो एंगल मेड बाय द इमेज, ठीक है, एंगल मेड बाय द इमेज। आपको समझ आ रहा है, इमेज यहाँ बना है, फाइनल इमेज तो यहाँ है, ये कितना एंगल बना रहा है, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये थीटा आई, ठीक है। ये होपफुली मुझे थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा, ये थीटा आई है, ठीक है। यहाँ पे थीटा आई है। थीटा आई क्या बताना चाह रहा है, ये जो इमेज बना है इसका एंगल आईपीस वाले लेंस से एंगल जो बन रहा है वो थीटा आई क्या होगा, तो थीटा आई को हम लोग निकाल रहे हैं ये बड़ा वाला ट्रायंगल से नहीं, ये छोटे वाले ट्रायंगल से, है ना। एंगल हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल से ही निकालते हैं, क्योंकि छोटा वाला का हम लोग को ज़्यादा चीज़ पता होता है। तो इसका परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश बाई बेस इज ओ डैश बी डैश, ठीक है। ये जो होगा ये नेगेटिव होगा, नीचे की तरफ है, और ये लेंस के इस तरफ है, तो ये जो अपना u होगा वो भी नेगेटिव होगा। अच्छा, यहाँ पे u हम लोग कौन सा लिख रहे होंगे, आई पीस वाला। तो देखिए यहाँ पे ए डैश बी डैश को नेगेटिव ले लिए, और जो ऑब्जेक्टिव का जो डिस्टेंस है, सॉरी, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है आई पीस से, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है आई पीस से, उसको यू ई ले रहे हैं, ठीक है। थीटा आई जो है एच आई डैश बाई यू ई। एच आई डैश क्या बोल रहे हैं, तो एच आई डैश इज़ द हाइट ऑफ दिस इमेज, और ये इमेज कैसा है, इंटरमीडिएट इमेज है, ठीक है। इस इंटरमीडिएट इमेज के बारे में एच आई डैश हम लोग लिख रहे हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन माने। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट इमेज को हटा रहे हैं, हटाएं कैसे, तो इस एच डैश को इस वाले ट्रायंगल से हटा रहे हैं। इस वाले ट्रायंगल से तो हम लोग ये लिख लिए हैं कंडीशन, इस एच आई डैश को हम लोग इस ट्रायंगल से ला रहे हैं, ऑब्जेक्टिव वाले के माध्यम से। क्या होगा, इसका जब मैग्निफिकेशन लिखेंगे, मैग्निफिकेशन क्या होता है, v बाई यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे, क्योंकि v इसका भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव का भी हो सकता है, और v आई पीस का भी हो सकता है, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव वाले का बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव के लिए लिखेंगे vo बाई यू, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा क्लैरिटी से। नहीं समझ आया तो थोड़ा पीछे करके फिर से इसको देखिए। तो
मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव m क्या होता है, तो m होता है v/u, लेकिन यहाँ पे v और कौन सा यूज़ करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, यहाँ से हम लोग h डैश निकालना चाह रहे हैं, और वो क्या होता है hi डैश बाई ho, मतलब हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये है ho और ये है hi डैश। ठीक है, यहाँ से hi डैश क्या निकल रहा है, ho को अगर इधर भेज दे तो ho vo बाई uo, और यहाँ पे hi डैश जो है, क्या इसको हम लोग इधर पुट कर सकते हैं, तो फ्रॉम 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 इक्वेशन से थीटा आई जो आ रहा है hi डैश के जगह पे vo ho uo और नीचे में ue था। ठीक है, तो ये आ रहा है vo ho uo और ue। आई होप आपको समझ आ रहा होगा vo का मतलब क्या है, ho का मतलब क्या है, ये सारी बातें। ठीक है, vo क्या था, तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज बाय ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव से जो डिस्टेंस है। ho क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और uo क्या है, तो uo जो है वो है अपना डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और ue क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई पीस। ठीक है, ओके, नाउ एंगुलर मैग्नीफिकेशन विच इज़ थीटा आई बाई थीटा ओ। थीटा आई की जगह पे ये पूरा रख रहे हैं vo ho uo ue, vo ho uo ue। थीटा नॉट हम लोग h नॉट बाई डी डिफाइन करके रखे हैं शुरू में ही, जो शुरू में ही था, जो नेकेड आई वाला केस था। ठीक है, आपको दिख रहा है h नॉट कर जाएगा, है ना, h नॉट कटा तो क्या आ जाएगा, सिर्फ vo। ठीक है, और उस पर d, vo d uo और ue, ये सब आ जाएगा। ठीक है, क्या v नॉट बाई यू नॉट जो है, v नॉट बाई यू नॉट, v बाई यू नॉट क्या है, ये तो मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव है। और d बाई यू क्या है, तो d बाई यू हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप से भी जानते हैं, d बाई यू भी होता है क्या, d बाई यू होता है क्या, d बाई यू भी मैग्नीफिकेशन होता है। और यहाँ पे यू ई है, तो मैग्नीफिकेशन ये किसका होगा, मैग्नीफिकेशन आई पीस का होगा, है ना। यू ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई पीस को। तो ये MOME, मोमी क्या है, मोमी इज़ द मैग्नीफिकेशन अचीव बाई अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और ये हम लोग किसका बात किए हैं, जनरल केस का। इसमें भी दो केस निकलेगा, कौन सा केस, एक स्ट्रेन वाला केस और एक रिलैक्स वाला केस। ठीक है, स्ट्रेन और रिलैक्स का केस हम लोग डिस्कस करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका मैग्नीफिकेशन क्या आ गया, मैग्नीफिकेशन जो आया MO बाई ME। MO को क्या लिख रहे हैं, VO बाई UO, और इसको क्या लिख रहे हैं, D बाई UE। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला पता है, 1/f इजिकल्स टू 1/v माइनस 1/u। हम लोग सारा साइन कन्वेंशन लगा के 1/u इजिकल्स टू क्या निकाले थे, 1/f प्लस 1/v आफ्टर साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो इस UE को अगर हम चेंज करें, इसको नहीं चेंज कर रहे क्योंकि जो आई पीस से देख रहे हैं हम लोग उसी को चेंज कर सकते हैं, कि आँख को हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो V नॉट U नॉट, ठीक है, V नॉट बाई यू नॉट D, इसको लिख रहे हैं 1/f प्लस 1/v। आपको पता है इसी से दो केस आता है, एक इनफाइनाइट कर दे तो रिलैक्स, और अगर V को D कर दे तो वो स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, जब इमेज कहाँ बनने लगे, 25 सेंटीमीटर पे बनने लगे, अगर आँख से 25 सेंटीमीटर पे बनने लगे तो हम लोग क्या कह रहे होंगे, स्ट्रेन वाला केस। ठीक है, और अगर इन्फिनिटी पे बनने लगे, V अगर अपना इन्फिनिटी हो जाए, दूर बनने लगे, ये पैरेलल रेज आने लगे, तो समझ लीजिएगा वो रिलैक्स का केस। तो रिलैक्स के केस में मैग्नीफिकेशन कितना आता है, सोचो, M इजिकल्स टू V नॉट बाई यू नॉट। ठीक है, अच्छा ये UE है तो ये FE और VE होगा, है ना। आई पीस वाला अगर ऑब्जेक्टिव का हम लोग बात नहीं कर रहे, ऑब्जेक्टिव को O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई पीस को E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आई पीस का क्या बोले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो आई पीस का फोकल लेंथ और आई पीस का इमेज डिस्टेंस। इमेज को जब हम लोग इन्फिनिटी रख रहे हैं, ठीक है, जब आई से देख रहे हैं और इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है, तो वो रिलैक्स का कंडीशन होगा। तो क्या लिख रहे होंगे, D 1/FE, और ये 1/इन्फिनिटी, और ये 1/इन्फिनिटी तो ज़ीरो हो रहा होगा। तो मैग्नीफिकेशन रिलैक्स के केस में जो आता है वो क्या आता है, V नॉट बाई यू नॉट D बाई F नॉट। ठीक है, स्ट्रेन के केस में क्या होता है, देखो ये रिलैक्स का केस हो गया, स्ट्रेन के केस में क्या आता है, यहीं पे मैं कर रहा हूँ स्ट्रेन के केस में आपको पता है मैग्नीफिकेशन में हम लोग V की जगह पे क्या रख रहे होंगे, D। तो V नॉट बाई यू नॉट D
1/FE प्लस 1/D। इसको D को जब अंदर ले जाएंगे तो ये कुछ इस तरह का फार्मूला दिखेगा हमें, V0/U0 D/FE प्लस 1 ब्रैकेट में। ये मैग्नीफिकेशन है कब के केस का, जब आँख हम लोग का स्ट्रेंड है। तो हम लोग ज़्यादातर किस केस में देखेंगे, रिलैक्स के केस में। हम लोग प्रैक्टिकली अगर बात करें तो सब चीज़ों को रिलैक्स में देखना चाहेंगे, है कि नहीं, रिलैक्स में। एक और यहाँ पे कंडीशन निकलता है लेंथ ऑफ द ट्यूब से, कि मान के चलो मैग्नीफिकेशन हम बढ़ाना चाहते हैं, तो मैग्नीफिकेशन बढ़ाने के लिए या तो ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफिकेशन बढ़ा लो, या तो ई का बढ़ा लो, या तो दोनों का बढ़ा लो, है ना। तो ऑब्जेक्टिव का कैसे बढ़ाएंगे समझिएगा इस कंडीशन को। ये जो हम लोग ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं वो फोकल लेंथ के पीछे रख रहे हैं। जैसे फोकल लेंथ के पास ले जाएंगे तो आपको पता है ये भी आगे जाएगा, है ना, ये भी आगे जाएगा। जैसे एफ पे रख देंगे तो आपको पता है इन्फिनिटी पे बनने लगेगा, बहुत दूर बनने लगेगा। हम लोग ये जो U0 है, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव से, जिसको U0 कह रहे हैं, उस U0 को मान लेते हैं ऑलमोस्ट इक्वल है वो F0 के, ठीक है। वो फोकल लेंथ पे हमने रख दिया है, ऑलमोस्ट इक्वल है वो F0 के। अगर ये ऑलमोस्ट इसके इक्वल है तो जो इमेज बनने लगेगा ना वो पूरा लेंथ को कवर करने लगता है। मतलब कि जो अपना V0 होता है वो L के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। इसको हम आगे ले जाएंगे तो ये पीछे आ जाएगा, ठीक है, जिसके चलते क्या होगा, ये और बड़ा हो जाएगा। तो MO बढ़ गया, है कि नहीं, MO बढ़ गया। और जब हम लोग रिलैक्स का कंडीशन देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग रिलैक्स पे देख रहे होंगे, तो रिलैक्स पे देखेंगे तो ये कहाँ बन रहा होगा, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे तो और लार्ज हो जाएगा। मतलब ये कहाँ प्लेस्ड होगा, अगर इसका प्लेसमेंट बोले तो इसका प्लेसमेंट होगा इसके फोकल लेंथ पे, फोकस पे, तब वो इन्फिनिटी पे बन रहा होगा। तो पूरा गेम समझिए, पूरा गेम क्या है। जैसे इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, F पे रख रहे हैं ऑलमोस्ट, तो ये इसका जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बनने लग रहा है, V0 जो है वो पूरा लेंथ को कवर करने लग रहा है L पे, ठीक है। तो उस समय जो मैग्नीफिकेशन ट्रांसफॉर्म होगा वो कुछ इस तरह का होगा, है ना। इसमें जब सारा को रखूँ मैं तो ये क्या आ जा रहा है, देखो, M = V0 L बन जाएगा, है ना। V0 की जगह पे L, ऊपर में D बाई U0 क्या बन गया है, FO, और इधर क्या होगा, FE। ये FE था, ठीक है, प्लीज़ करेक्ट इट, दिस इज़ FE। तो मैग्नीफिकेशन इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या आता है, LD/FOFE, FOFE, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ आया होगा। तो एक बार सारा केस को मैं यहाँ बता रहा हूँ किस किस का बात कर लिए, क्योंकि अब हम लोग टेलीस्कोप में मूव कर रहे होंगे। माइक्रोस्कोप में, सिंपल माइक्रोस्कोप का जो जनरल फार्मूला आया था वो क्या आया था, D/U। अब रिलैक्स और स्ट्रेन के कंडीशन में क्या आ रहा था, D/F और D/F+1 स्ट्रेन के केस में, ये रिलैक्स का केस था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोग देखें कि मैग्नीफिकेशन जो है वो MOMI आता है, ठीक है। हम इसको या इसको बढ़ा सकते हैं, जो कि लेंथ ऑफ द ट्यूब से हम लोग शिफ्ट करके कर सकते थे। यहाँ पे जो रिलैक्स का कंडीशन आता है वो क्या आता है, V0/U0 D/FE, और स्ट्रेन में क्या होता है, एक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसको देखिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप के बाद हम लोग बढ़ते हैं टेलीस्कोप पे। देखिए माइक्रोस्कोप का काम क्या था, छोटी छोटी चीज़ें जो सामने में रहती है उसे देखना। टेलीस्कोप का काम जस्ट अपोजिट है, क्या, जो दूर की चीज़ें हैं, ठीक है, जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है उन्हें देखने का काम हमारा कौन करता है, टेलीस्कोप, ठीक है। तो टेलीस्कोप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए होती है, ठीक है, जो दूर की चीज़ है उसे देखने के लिए, और जो दूर की चीज़ें बड़ी होती है, दूर की चीज़ें जो बड़ी है उसको देखने के लिए हमारे पास टेलीस्कोप है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो हम लोग टेलीस्कोप पढ़ते हैं वो लेंस वाली टेलीस्कोप है, लेकिन यूज़ में कौन सा होता है, मिरर वाला। ये क्यों होता है आगे हम लोग समझ रहे होंगे। देखते हैं पहले डायग्राम क्या है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल प्लस डायग्राम के साथ साथ न्यूमेरिकल्स आता है इससे, ठीक है। न्यूमेरिकल हो सके ना आए लेकिन डायग्राम ज़रूर आता है, ठीक है। डायग्राम से बहुत क्वेश्चंस होता है, तो इस बात को समझिएगा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर डिस्टेंस से है, बहुत दूर से अगर रोशनी आ जा रही है, ठीक है, आँख को अगर दिख रही है तो वो लाइट रे कैसे आएगी, पैरेलल, ठीक है। कोई भी दूर से जो लाइट आता है वो लाइट कैसा आता है, पैरेलल, ठीक है। सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ से लाइट रे पैरेलल आ रही है, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर से जो पास करेगा वो ज्यों का त्यों चला जाएगा। ऊपर से पास किया है, थोड़ा सा बेंड करिए, ठीक है। आपको पता है कोई लाइट रे पैरेलल आता है तो वो जाता कहाँ से है, फोकस से। ये आँख के पास जो लेंस लगा हुआ है, दिस लेंस इज कॉल्ड आई पीस, ठीक है।
और ये कौन है, तो दिस इज ऑब्जेक्टिव। तो बताइए ये जो होगा, ये ए डैश बी डैश जो है वो कहाँ है, तो सर ये पैरेलल आ रहा है, जो पैरेलल आता है वो फोकस से जाता है, ये किसका फोकस होगा, ऑब्जेक्टिव का। तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, करेक्ट। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग का बन रहा है इमेज। फिर इस इमेज का एक रे निकल रहा है पैरेलल, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास कर रहा होगा, ये फोकस होगा किसका, आई पीस का, ठीक है। फिर सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से जो पास कर रहा है वो ज्यों का त्यों चला गया है, ये इधर मिलेगा नहीं, इसको जब हम लोग खींच के लाते हैं तो कुछ इधर मिलता है, ठीक है। आपको समझ आएगा कि इमेज का साइज़ ठीक ठाक बनेगा और हमें दिखेगा, ठीक है। दूर की चीज़ों को देखने के लिए टेलीस्कोप डायग्राम कैसा हो रहा है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पे जो एंगुलर मैग्निफिकेशन निकलता है थीटा आई बाई थीटा ओ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे समझिए थीटा ओ जो हम लोग पहले लगा रहे थे, जो नेकेड आई से देख रहे थे, वो केस यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस हम लोग, मिनिमम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन हम लोग यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग थीटा आई और थीटा नॉट इस फिगर से कैसे निकाल रहे होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ऑब्जेक्ट के, तो यहाँ पे थीटा नॉट जो है, थीटा नॉट क्या है, थीटा नॉट एंगल है जो ऑब्जेक्ट बना रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जेक्टिव। तो थीटा नॉट क्या लिखूंगा मैं, थीटा नॉट जो होगा वो उसको हम लोग टेन से क्या लिख रहे थे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर और बेस क्या आएगा, परपेंडिकुलर बहुत दूर से, बेस बहुत दूर से आ रहा हो, तो हम लोग इसी थीटा नॉट को क्या यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये थीटा नॉट और ये थीटा नॉट दोनों सेम होगा। यहाँ से थीटा नॉट को कैलकुलेट करना इस छोटे वाले ट्रायंगल से मच ईजियर होगा, ठीक है। तो थीटा नॉट इस तरफ से नहीं, इस तरफ से अगर हम निकालें तो क्या आ रहा होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, विच इज़ एच डैश या ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या होगा, ये दूरी ऑप्टिकल सेंटर से ये बी डैश की दूरी, तो ये कितना होगा, तो सर ये जो होगा ये एफ नॉट होगा, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज़ थीटा आई, थीटा आई जो है वो एंगल जो बना रहा होगा इमेज, इमेज यहाँ बन रहा है फाइनली, ठीक है, और ये होगा आपका थीटा आई, दिस इज़ थीटा आई। तो थीटा आई को या तो आप इस बड़े वाले ट्रायंगल से निकाल लो या तो इस छोटे ट्रायंगल से निकाल लो। आप समझ रहे हैं, छोटा ट्रायंगल से निकालना ज़्यादा ईजियर होगा, तो विल ऑप्ट दिस वन। तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर विच इज़ एच डैश अपॉन ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो सर ये आई पीस से दूरी है ऑब्जेक्ट का, समझिएगा, इसके लिए जो इमेज है इसके लिए वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट का दूरी, ऑब्जेक्ट का दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं, यू से, और चूंकि आई पीस का बात कर रहे हैं तो ई लगा देंगे, यू ई, ठीक है। ये आई होप आपको समझ आया होगा। तो यहाँ से थीटा आई बाई थीटा नॉट जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या आता है, थीटा आई की जगह पे रख रहे हैं एच डैश बाई यू ई और थीटा नॉट की जगह पे रख रहे हैं एच डैश बाई एफ ओ, ठीक है। ये एच डैश कट रहा है, तो यहाँ से जो मैग्नीफिकेशन निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, एफ ओ बाई यू ई। अच्छा, ये यू ई जो है अगर हम लोग रिलैक्स के केस में देखें, हम लोग रिलैक्स क्योंकि दूर की चीज़ों को देखेंगे बहुत ज़्यादा टाइम तक देखेंगे, तो हम लोग रिलैक्स का कंडीशन लगाएंगे, और रिलैक्स जैसे लगाएंगे तो आई पीस के किस तरफ रखे कि वो रिलैक्स हो जाए। सर आई पीस के अगर आप फोकस पे रखिएगा तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। याद है, फोकस पे जो जब ऑब्जेक्ट रहता है तो वो कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पे, और जब इन्फिनिटी पे वी जब इन्फिनिटी पे बनने लगे तो कौन सा केस होगा, रिलैक्स का, ठीक है। तो हम लोग रिलैक्स का केस में इसको v को इनफाइनाइट करें, अगर जैसे v इनफाइनाइट होगा तो ये जो दूरी है, ठीक है, जिसको हम कह रहे थे ऑब्जेक्ट का दूरी आई पीस से यू ई, क्या यू ई को हमको उस समय एफ ई कहना होगा, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ कहाँ रखा हुआ है, फोकस पे, किसके फोकस पे, आई पीस के, तो यू ई के जगह पे अपन क्या लिख रहे होंगे, एफ ई, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन क्या आता है, m इज इक्वल्स टू एफ ओ बाई एफ ई, ठीक है। और इससे हम लोग एक और चीज़ निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ द ट्यूब, कि ये जो लेंथ है जहाँ पे दोनों लेंस पड़ा हुआ है, ठीक है, आई पीस और ऑब्जेक्टिव के बीच का जो लेंथ है वो क्या होगा, तो दिस प्लस दिस, और ये कितना है एफ ई और ये कितना है एफ ओ, तो ये कितना हो जाएगा, एफ ओ प्लस एफ ई, करेक्ट। आई होप आपको ये बात समझ आया होगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ अगर गौर कीजिएगा आप, तो ये जो मैग्नीफिकेशन है ना वो उल्टा नेगेटिव आ रहा होगा। अगर आप सब साइन भी पुट करते हैं तो आपको समझ आता है कि वो नेगेटिव आएगा, तो ये इन्वर्टेड हो रहा होगा, ठीक है। तो इस इन्वर्टेडनेस को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप,
ठीक है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में सिर्फ क्या हो जाएगा, ये जो बन रहा है ये सीधा बनने लगेगा, ठीक है। ये इसका जो मैग्नीफिकेशन आता है वो नेगेटिव आता है इस केस में, लेकिन इसी के बीच में हम लोग एक लगा देते हैं और एक लेंस, जिससे फ़ायदा क्या होता है, जो कुछ करता नहीं है मैग्नीफिकेशन, वो बढ़ाता नहीं है, मैग्नीफिकेशन में कोई वो बढ़ोतरी नहीं करता है, सिर्फ वो क्या कर देता है, ये जो उल्टा बन रहा है इसको वो सीधा बनाने लगता है, ठीक है। कौन? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। अच्छा, यहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं। क्या दिक्कतें हैं? ड्रॉबैक्स कुछ हैं। ड्रॉबैक्स किसका? तो इस लेंस वाले टेलीस्कोप का, लेंस टेलीस्कोप का कुछ ड्रॉबैक्स है, ठीक है। क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं और इस ड्रॉबैक्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आपको आई होप ये वाली बात पूरी समझ आई होगी। तो ड्रॉबैक्स क्या है टेलीस्कोप का, कि सबसे पहला ड्रॉबैक तो ये है कि ये चूँकि लेंस का होता है और लेंस जो होता है वो भारी होता है, ठीक है। जितना बड़ा लेंस लीजिएगा उतना भारी होते जाएगा, इसीलिए लेंस के चलते ये बहुत भारी होता है और इट इज़ नॉट ईजी टू हैंडल, नॉट ईजी टू हैंडल, ठीक है। हैंडलिंग इसका बहुत मुश्किल है, ठीक है। और ये हैवी बहुत होता है, ठीक है, हैवी बहुत है। और इसका ज़्यादा बड़ा हम लोग फिर ले भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जितना बड़ा लीजिएगा उतना ज़्यादा ये हैवी टू हैंडल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। हैंडलिंग इसका मुश्किल है, तो पहला यही कि हैंडलिंग इसका मुश्किल है। दूसरा क्या है कि लाइट जब बहुत दूर से आता है, ठीक है, लाइट जब बहुत दूर से आ रहा, ये जो स्फेरिकल पार्ट है, स्फेरिकल पार्ट इसको ठीक से फोकस कर नहीं पाता है, जिसके चलते यहाँ पे क्या आ जाता है, स्फेरिकल एब्रेशन, कुछ स्फेरिकल दिक्कतें आने लगती है, जिससे फोकस इसका बिगड़ जाता है। ABBRETAION, एब्रेशन, स्फेरिकल एब्रेशन आ जाता है, जिससे वो फोकस सही से नहीं कर पाता है, फोकस शिफ्ट्स, फोकस जो होता है वो थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आपको शार्प इमेज उसकी ऑब्टेन नहीं हो पाती है। फिर थर्ड जो है वो है क्रोमेटिक एब्रेशन। व्हाट इज़ क्रोमेटिक एब्रेशन? तो इसको समझिएगा। क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है कि जो आपको पता है कि वाइट लाइट इज़ नॉट अ सिंगल लाइट, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, है ना, विबग्योर। तो वो जो लाइट आता है बहुत दूर से चूँकि आता है और यहाँ पे फोकस इसका बिगड़ गया है ड्यू टू स्फेरिकल एब्रेशन, तो उसका कलर जो होता है वो कलर प्रॉपर नहीं आ पाता है, कलर जो है थोड़ा सा धुंध पड़ जाता है, कलर में ब्लरनेस आ जाता है, विच इज़ क्रोमेटिक एब्रेशन। नाउ हाउ दीज ऑल कुड बी सॉल्व्ड? तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है हम लोग के पास वो है, ये जो हम लोग पढ़ रहे थे लेंस वाला, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में ये सारी दिक्कतें हैं जिसमें लेंस यूज़ हो रहा है। इसको सॉल्व करके हम लोग क्या वाला ले लेते हैं, मिरर वाला, ठीक है। और मिरर वाला ले लेने से फ़ायदा क्या होता है, मिरर वाला से जो हम लोग को टेलीस्कोप मिलेगा वो मिलेगा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, जिससे हम लोग सबसे पहला चीज़ तो वो थोड़ा हल्का होगा, ठीक है, इट इज़ ईजी टू हैंडल, तो फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा क्या कि स्फेरिकल एब्रेशन उसमें नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग जो मिरर लेंगे वो कैसा मिरर लेंगे, पैराबोलिक, और पैराबोलिक में ये स्फेरिकल एब्रेशन नहीं आ रहा होता है, ठीक है। और थर्ड दिक्कत भी सॉल्व हो जाएगा, क्रोमेटिक एब्रेशन उस पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लाइट एक जगह फोकस करेगा और लाइट जो होगा वो बट नहीं रहा होगा उतना, ठीक है। तो स्फेरिकल एब्रेशन भी जो है वो भी ठीक हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया हो कि वाई वी टेक रिफ्रैक्टिंग के जगह पे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का क्यों ज़्यादा यूज़ होने लगा है। हम लोग के बुक में इसी का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो कि है कैसाग्रेन टेलीस्कोप। कैसाग्रेन टेलीस्कोप जो है इसी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ आया होगा। कैसाग्रेन टेलीस्कोप से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है, लेकिन हाँ एनसीईआरटी में उसका फिगर बना हुआ है, तो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ आया होगा। रे ऑप्टिक्स यहीं पे ख़त्म होता है। हम लोग इसका कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, और आपको कोई भी डाउट्स होता है, कोई भी दिक्कत होता है, तो आप कमेंट्स में मेंशन कीजिए, आई विल बी कॉन्टैक्टिंग यू। थैंक यू।